Welcome to the class of the Reserve Bank of India Act 1934. In today's session, we will discuss the prudential norms for banks. Under this act, we will see what are those requirements that are legally to be maintained by all the banks and that are completely authorized by our Central Bank of India. तो आपको ये नॉर्म्स अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेने हैं एंड एवरीवन must know that what are those certain requirements and that are so compulsorily every bank has to maintain, right? So let's start this. First of all, we have capital adequacy, right? It is for the banks that they have to maintain at least an adequate amount of capital in their accounts. So what it says that the Reserve Bank has instructed the banks, क्या instructions दी है रिजर्व बैंक ने, that to maintain the adequate capital on a dash basis, on a continuous basis, कि आपको अपने अकाउंट में या अपने बैंक में whatever it is in your lockers you have to maintain in a continuous way an adequate amount of capital, कि जब भी कभी इंस्पेक्शन हो या आरबीआई के कोई भी ऑफिसर्स अगर बैंक की चेकिंग पे आते हैं, एग्जामिनेशन पे आते हैं, दे शुड हैव एटलीस्ट अ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैपिटल. एंड व्हाई दिस एडिक्वेट अमाउंट इज सो इंस्ट्रक्टेड, क्यों ऐसे बार बार बोला जाता है कि उनको रखनी चाहिए? बिकॉज banks are required to maintain this adequate capital for credit risk. Very important. कोई भी ऐसा रिस्क जो मार्केट में ड्यू टू देयर क्रेडिट वगैरह से अराइज हो जाता है या मार्केट रिस्क कोई हैपन हो जाता है एंड एनी अदर लाइक ऑपरेशनल रिस्क कोई आ गया, वट एवर काइंड ऑफ रिस्क देयर इज, तो वो सब फेस करने के लिए एक बैंक एट दैट मोमेंट बिल्कुल अच्छे से रेडी रहे. यस, वो उस टाइम पर उस रिस्क को फेस करे एंड इवन देन दैट कंडीशन इट डजेंट हैपन कि वो बैंक जो है एकदम से अपने ग्राउंड लेवल पर चला जाए. तो क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, कुछ ऑपरेशनल रिस्क होते हैं, अदर रिस्क होते हैं दैट आर सर्टेनली टू बी अकर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड एंड फॉर दैट आरबीआई इंस्ट्रक्ट करता है हर बैंक को टू मेंटेन एन एडिक्वेट कैपिटल. राइट, नेक्स्ट वी हैव लोन्स एंड एडवांसेस. लोन एंड एडवांसेस का केस में क्या बोला गया है, that in order to maintain the quality of their loan and advances, in the RBI requires the banks to classify their loan dash as. लोन को कैसे क्लासीफाई करे? जो भी उनके लोन एसेट्स है, देखिए बैंक के तो ये एसेट्स ही हुए. सपोज कीजिए ये बैंक है और बैंक ने कुछ एडवांस अपने कस्टमर 1 को दिया है, कस्टमर 2 को दिया है, कोई कंपनी है वो लोन डिमांड कर रही है तो बैंक ने उन्हें दे दिया है. तो ये वेरियस अदर इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को जो लोन्स और एडवांसेस प्रोवाइड किए जाते हैं वो एक बैंक के क्या हुए, एसेट्स ही तो हुए. बिकॉज कुछ टाइम बाद वो उनको वापस मिलेंगे और वापस मिलेंगे साथ में इंटरेस्ट भी मिलेगा. दैट्स व्हाई दीज आर द एसेट्स फॉर एनी बैंक. So what it says that in order to maintain the quality of their loans and advances, RBI इनको बैंक्स को क्या इंस्ट्रक्शन देता है, that to classify their loan assets as how either as a performing assets, एक ऐसे assets जो performing होंगे, प्लस द अदर रेस्ट आर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जिसका हम एनपीएस भी बोलते हैं. आई होप आपको ये टर्म अच्छे से पता हो. NPAs and PAs. PAs are performing assets and NPAs non-performing assets. और ये आप किस बेसिस पर डिवाइड करते हो? बैंक्स किस बेसिस पर करते हैं? बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी फ्रॉम द बोरोवर्स, कि बोरोवर्स से उनको कितनी ऐसे उनका रिकॉर्ड कहता है कि इस बोरोवर से हमें ये अपना जो लोन है वो रिकवर हो जाएगा या इससे हमें रिकवर नहीं होगा, या फिर कुछ ऐसे होते रिकवर होगा बट बहुत ही लॉन्ग टाइम के बाद होगा. सो ऑन दैट बेसिस दे हैव टू क्लासीफाई देम. राइट माय डियर स्टूडेंट्स, प्लस अदर इंस्ट्रक्शन क्या दी जाती है, दैट टू एनपीएज आर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू सबस्टैंडर्ड. जो ये एनपीएज होंगे इनको किस बेसिस पर कैटेगराइज किया जाएगा? सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस एसेट्स. ठीक है, लॉस एसेट जो बिल्कुल भी उनके कभी आने ही नहीं है, पैसा गया डूब गया.
डाउटफुल दैट देयर आर सर्टेन चांसेस बट वेरी लेस चांसेस दैट उनका जो लोन है वो वापस रीपे हो जाएगा. सब स्टैंडर्ड मीन्स दैट यू आर कंप्लीटली श्योर कि पैसा आएगा, बट इट्स नॉट कमिंग एट दैट टाइम, कुछ लेटर टाइम पीरियड के बाद आएगा. सो दिस इज हाउ डिपेंडिंग अपॉन द डैश ऑफ एनपीएस कि कितना उनको आपने क्या दिया गया है, एज दी गई है. सो these are certain like age or you can say time of NPAs and value of available securities. So this is the way they जो बैंक्स है उनको आरबीआई इंस्ट्रक्शंस देता है कि आप अपने लोन्स और एडवांसेस जो है इन एसेट्स को क्या कीजिए, क्लासीफाई कीजिए किस बेसिस पर, परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पे. राइट माय डियर स्टूडेंट्स, कमिंग टू द थर्ड प्रूडेंशियल नॉर्म, क्या बोला गया रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट्स. तो इन्वेस्टमेंट्स में क्या है दैट रिजर्व बैंक जो होंगे दे रिक्वायर द बैंक्स टू क्लासीफाई देयर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज इनटू थ्री कैटेगरीज. थ्री कैटेगरीज में अपनी पूरी टोटल इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर दें फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन, कि उनको अगर फर्दर वैल्यू करना हुआ हो कोई भी इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने लगाई है, इन्वेस्टमेंट मीन्स बैंक्स अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो आरबीआई उनको कह रहा है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज को कैटेगराइज करिए. कितने थ्री वे में, थ्री वेज में. द फर्स्ट इज हेल्ड टू मैच्योरिटी, अवेलेबल फॉर सेल एंड द लास्ट इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग. Held to maturity is HTM, available for sale is AFS and held for trading is HFT. Okay, so further what it says that the securities held under HFT and EFS. HFT क्या हुआ students? Held for trading and EFS is your available for sale. Sorry, it's AFS. AFS, right? सो AFS और HFTs को फर्दर कैसे बोला गया, कैटेगराइज हैव टू बी कैसे, मार्केट टू मार्केट, मार्क्ड टू मार्केट पीरियोडिकली. ओके, अवेलेबल फॉर सेल और जो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है उनको आप कैसे मार्क करो, मार्केट के अकॉर्डिंग पीरियोडिकली मार्क करते जाइए. एंड डैश, एंड देयर इज डेप्रीसिएशन भी उन पर होता रहेगा क्योंकि टाइम के साथ साथ उनकी वैल्यू भी डिक्रीज होगी. एंड नीड्स अप्रोप्रिएट प्रोविजंस बाय द बैंक, जो भी बैंक को प्रोविजंस दिए गए हैं वो आपको इनमें सक्सेसफुली अप्लाई करने हैं. नाउ अब आपका क्या रिमेनिंग रह गया, HTM, दैट इज हेल्ड टू मैच्योरिटी. ये इन्वेस्टमेंट्स क्या होंगी, जो इनमें सिक्योरिटीज बैंक ने खरीदी हैं, दे मस्ट, HTM कैटेगरी मस्ट बी कैरीड एट एक्विजिशन. जिस टाइम पर बैंक्स एक्वायर होंगे, एक्विजिशन और amortized dash subject to amortized cost, acquisition cost subject to certain conditions. So this is the way how they should classify their investments. What I said, HTM, AFS, HFT. Okay students, so these three are the main prudential norms that are basically classified by the RBI for the banks to how to prepare for this. Capital adequacy हमने अच्छे से डिस्कस किया है. Then लोन्स एंड एडवांसेस में कैसे कैटेगराइजेशन करनी है. एंड द थर्ड वे इज इन्वेस्टमेंट, कि जो बैंक्स इन्वेस्ट करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज को उनको किस वे में कैटेगराइज करना है. HFT, AFS एंड HTM. जो AFS और HFT होता है इन पे रेगुलर डेप्रिसिएशन भी होगा और मार्क टू मार्केट भी होगा. बट जो HTM होती हैं इन पर क्या होता है, ये आपको एक्विजिशन तक कैरी ऑन करने हैं, राइट, क्योंकि ये हेल्ड टू मैच्योर, क्योंकि मैच्योरिटी होने पर ही ये अराइज होते हैं. Okay, so I hope you enjoyed today's session and really gained a lot of information regarding what are those certain requirements for the bank that are made by RBI. Stay tuned for the next session. In another session, we will discuss another major important topic of RBI. Till then, stay tuned. Have a good day. Thank you.